तो आज का हमारा टॉपिक है फेक यूनिवर्सिटी 2021। अब देखें, अभी आपको पता है कि 2021 चल रहा है कि इसमें फेक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब देखिए, हर साल क्या होता है कि हमेशा ही फेक यूनिवर्सिटी आती हैं, बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो फेक यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, फेक यूनिवर्सिटी होता क्या है, ये क्यों होता है, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए। आपको मैं पूरी लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है। सो देखिए, बात करते हैं स्टार्टिंग से। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी हैज़ ब्लैक लिस्टेड as many as 24 institution and tagged them as fake university in 2021। अब देखिए, लेटेस्ट जो है ये कि 2021 में जो 24 इंस्टीट्यूशन है वो यूजीसी ने ब्लैक लिस्ट किए हैं एज ए फेक यूनिवर्सिटी। यूजीसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बताया है कि जो 24 इंस्टीट्यूशन है वो फेक यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन मत लीजिए, वो फेक यूनिवर्सिटी है, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है अपडेट। इन द नोटिस यूजीसी सेट द सेक्शन 23 ऑफ यूजीसी एक्ट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्म्स। अब देखिए, यूजीसी ने कहा है कि जो सेक्शन 3 है यूजीसी एक्ट का, यानी यूजीसी एक्ट का जो सेक्शन 23 है वो मनाही करता है, प्रोहिबिटेड करता है यूज़ ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशन। यानी कि देखिए, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, यानी कि जो यूनिवर्सिटी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उसे फेक यूनिवर्सिटी का टैग दिया जाता है। अब देखिए, फेक यूनिवर्सिटी होती क्या है। द टर्म फेक एज एन अप्लाइज टू एन अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि देखिए, फेक का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसका सर्टिफिकेट ले भी लिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। फेक यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर दोज इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर अप्रूवल इन यूजीसी। फेक यूनिवर्सिटी देखिए, मतलब वो होता है कि जिसे यूजीसी अप्रूवल नहीं देता, वो होती है फेक यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि इंडिया में हर एक जो कॉलेज है, हर एक यूनिवर्सिटी है, वो होती है यूजीसी के अंडर। अगर देखिए, यूजीसी किसी को अप्रूवल नहीं देता फिर भी वो यूनिवर्सिटी चलाई जाती है तो उसे फेक माना जाता है। दीज यूनिवर्सिटी आर लाइकली एज एन इंस्टीट्यूशन क्लास। अब देखिए, यूनिवर्सिटी होती है वो इंस्टीट्यूशन क्लास की तरह होती है। दीज यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड द स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द वेरियस सब्जेक्ट एंड स्कीम। अब देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी होती हैं ये अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपका जो कॉलेज लेवल है आपका अंडर ग्रेजुएट का वो, और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है वो कोर्सेज आपको ऑफर करती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्कीम्स आपको देती हैं। बट देयर डिग्री आर सर्टिफिकेट आर नॉट अप्रूव बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड यूजीसी। लेकिन अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं, अगर ये आपको कोई सर्टिफिकेट देते भी हैं तो वो अप्रूव नहीं होता इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और यूजीसी के द्वारा। अगर आप भी देखिए यूजीसी के बिना अप्रूवल के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही है कि गलत है, क्योंकि देखिए, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो आपके काम ही नहीं आएगा। आगे जाकर आपको मैं लिस्ट ज़रूर दूंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो देखिए, बात आती है कि चेक कैसे किया जाए, हाउ टू चेक इफ यूनिवर्सिटी इज़ यूजीसी अप्रूव और नॉट। अब देखिए, कैसे पता लगाया जाए कि यूजीसी अप्रूव कोई यूनिवर्सिटी है या नहीं। अब देखिए, फॉलोइंग द यूजीसी एक्ट 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो एनी यूनिवर्सिटी इज़ परमिटेड टू रन कॉलेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ यूजीसी। अब देखिए, यूजीसी एक्ट 1956 ये कहता है, जो MHRD के अंडर आता है, वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी कॉलेज को बिना अप्रूवल यूजीसी के कुछ भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति या परमिशन नहीं देता। यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज बिना यूजीसी के चलते हैं, बिना यूजीसी के परमिशन के चलते हैं, तो उसे बंद कर दिया जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है वो वो चलाती है, वो एडमिशन दे रही है बच्चों को, है ना, तो
अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो अपने अंडर कई कॉलेज को चलाती है, पर वो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं है यूजीसी का, तो उसे फेक माना जाएगा। इसलिए आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन द यूजीसी हैज़ prepared a total of 24 operating establishment as fake university। आप देखिए कि कुछ वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है यूजीसी ने देखिए कि जो 24 जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसे एक फेक माना है, फेक यूनिवर्सिटी माना है, 24 जो देखिए यूनिवर्सिटी को फेक यहाँ पे माना है, उसने कुछ वेरिफिकेशन की है, कुछ पैरामीटर देखे हैं। द यूजीसी हैज़ स्टेटेड दैट सच self-styled unrecognized university which are operating in contradiction of the UGC Act has been declared as fake and not authorized to confer any degrees of or qualification। अब देखिए यूजीसी ने कहा है कि कुछ सेल्फ स्टाइल है, कुछ अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी चल रही हैं जिसको यूजीसी ने फेक करार दिया है, किसी को ऑथराइज नहीं किया क्योंकि उसको मान्य नहीं दिया जाएगा, है ना। इसलिए तो वहाँ पे देखिए जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है, अगर वहाँ पे देखिए कुछ करते भी है तो उसको फेक माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 ओनली ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ एन इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली empowered by Act of Parliament to confer UGC specified degree under section 22(3) और ऑफ द एक्ट। अब देखिए कहते हैं चाहे कोई देखिए सेंट्रल, चाहे देखिए सेंटर, स्टेट या प्रोविंशियल जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, चाहे वो सेंटर की है, स्टेट की है, जो कुछ भी है, वो होनी चाहिए 1956 यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, या उसे देखिए पार्लियामेंट के द्वारा एडमिशन जो परमिशन दी गई है तो वो होती है ना। अब देखिए जो उनका एक्ट है सेक्शन 22 और 3 का, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूजीसी स्पेसिफाई करता है डिग्रीज के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी को। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 22(1) प्रोवाइड्स दैट ए डिग्री कैन ओनली अवार्डेड ओनली बाय ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश ए सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट। अब देखिए कहते हैं कि कौन सी डिग्री है और सॉरी कौन सी यूनिवर्सिटी है कि जिसे सही माना जाएगा। अब देखिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट है या कोई प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी है ना, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर देखिए उसे एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि यूजीसी ने एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो उसे फेक नहीं माना जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट, अगर देखिए जो यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 यूजीसी के एक्ट के अंडर आती है। अब देखिए जब भी आप यूजीसी के जब भी आप किसी कॉलेज को सर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे, तो वहाँ पे देखिए उस कॉलेज का अबाउट सेक्शन में उसका पूरा परफॉर्म आ जाता है ना, उनका पूरा उसमें आ जाता है कि आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर देखिए वहाँ पे सेक्शन 3 होगा यूजीसी एक्ट का तो वो फेक नहीं होगी। एन इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू कन्फर द डिग्री। अब देखिए जो पार्लियामेंट ने जिसे परमिशन दी गई है, एम्पावर्ड किया है डिग्री देने के लिए, वो क्या है, वो सही है। फर्दर सेक्शन 23 ऑफ द यूजीसी एक्ट प्रोहिबिटेड यूजिंग द वर्ड यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन अदर देन ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड एज स्टेट अबव। अब देखिए सेक्शन 23 जो है यूजीसी एक्ट का, वो जो है वो प्रोहिबिटेड करता है, वो मनाही करता है जो यूनिवर्सिटी शब्द के लिए। अब देखिए कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपने इंस्टीट्यूशन के आगे यूनिवर्सिटी लगा ले तो ये यूजीसी परमिशन नहीं देता है ना, इसलिए। अब देखिए यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी जगह होनी चाहिए, बहुत बड़ी होती है, लेकिन कोई छोटी सी जगह पे देखिए इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी कह देता है तो उसे यूनिवर्सिटी नहीं माना जाएगा। तो ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी का, ये मनाही करता है यूजीसी अपने सेक्शन 3 के अपने सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक आर hereby informed that at present following 24 self-styled unorganized fake university in India are functioning in contravention of the UGC Act in various part of the country। अब देखिए इंडिया में 24
फेक यूनिवर्सिटी अभी तक चल रहे हैं वो कौन से है ये देखते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे वो फेक यूनिवर्सिटी है जो 2021 के लिए है। पहला देखिए है यहाँ पे है, देखिए ऊपर स्टेट है, यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी के नेम है, यहाँ पे लोकेशन है। तो देखिए पहला है बिहार। अब देखिए बिहार में जो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है वो है मैथिली यूनिवर्सिटी या मैथिली विश्वविद्यालय जो दरभंगा बिहार में है। वो क्या है, वो फेक यूनिवर्सिटी करार दी गई है। दूसरी है दिल्ली में, देखिए विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए संजय एनक्लेव ऑपोजिट जीटी के डिपोर्ट दिल्ली में है, ये भी फेक है। कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड ये दरियागंज दिल्ली में है, ये भी फेक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ये भी दिल्ली में है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी ये भी दिल्ली में है, ये सारी फेक है। ADR सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी ये राजेंद्रा प्लेस न्यू दिल्ली में है, ये भी फेक है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी फेक है न्यू दिल्ली में। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी देखिए ये भी फेक है, ये है विजय विहार रिहताला रोहिणी दिल्ली में, ये फेक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में बड़ा गणवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी ये भी फेक यूनिवर्सिटी है, ये है गोकक बेलगाम कर्नाटका में। केरला में देखिए सेंट जॉन यूनिवर्सिटी ये भी देखिए किशांतम केरला में है, ये भी फेक है। ओडिशा में देखिए न भारत शिक्षा परिषद ये भी फेक है, ये है अन्नपूर्णा भवन शक्ति नगर राउरकेला में, ये भी फेक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये उड़ीसा में, ये भी फेक है। महाराष्ट्र में देखिए राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र में, ये भी फेक है। पुडुचेरी में देखिए श्री बोधि अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ये नंबर 186 थिलास्पेट वेज होटा वूर रोड ये भी फेक है। देखिए इनके नाम कितने अजीब है। वेस्ट बंगाल में देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च ये भी फेक है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, है ना। देखिए महिला ग्राम विद्यापीठ या विश्वविद्यालय वुमेन यूनिवर्सिटी ये भी फेक है, प्रयागराज इलाहाबाद में है ना। देखिए इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज किया है, या प्रयाग जो जगह है इलाहाबाद में वहाँ पे है ये। और देखिए गांधी हिंदी विद्यापीठ देखिए ये भी इलाहाबाद प्रयाग में है, ये भी फेक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी ये कानपुर में, ये भी फेक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी ये भी फेक है, अचलतल अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय देखिए ये भी फेक है, ये कोसी कल्याण मथुरा में है। महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय ये भी प्रतापगढ़ में है, ये भी फेक है। और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद यह कोड़ा मकनपुर नोएडा फेज़ 2 ये भी फेक है। और लास्ट है 24 वाली वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय, यह है वाराणसी में जगतपुरी दिल्ली, ये भी फेक है। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देखिए 24 यूनिवर्सिटी फेक है। अगर आपने कहीं पे एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स ये थी फेक यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी। तो आप देख सकते हैं मेनली देखिए आपको यही देखना है कि कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है। बस आप 24 यूनिवर्सिटी के नाम याद रखिए, आपका मैंने स्टेट के अकॉर्डिंग दी है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो यही आपको करना है, यही एग्ज़ाम में आएगा। अब हम बात करेंगे इशू एंड चैलेंजेस इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सेक्टर। देखिए यानी कि जो इंडिया का हायर एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे कौन से इशू है, कौन से चैलेंज है एजुकेशन को लेके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट। सबसे पहली बात आती है कि जो हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है एनरोलमेंट का। सो देखिए द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी कि GER ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन इज़ ओनली 25.2%।
which is quite low as compared to the developed and other major developing countries। अब देखो जो इंडिया की जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, यानी कि देखिए इनरोलमेंट होता है कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, है ना, जब बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं वो। अब देखिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो इंडिया में हायर एजुकेशन का वो 25.2% है। जबकि देखिए अगर हम कंपेयर करें डेवलप कंट्री के साथ या मेजर डेवलपिंग कंट्री जो है उनके साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा लो है। आप देखिए हायर एजुकेशन में ओनली 25.2% बच्चे जाके, है ना, इंडिया में पढ़ते नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ कमी है तभी तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ते, है ना, इसलिए। तो देखिए अगर बात करें डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो उसके मामले में ये 25.2% ये बहुत ज़्यादा कम है इनरोलमेंट बच्चों का। सो देखिए नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी देखिए, इक्विटी मतलब होता है कि जैसे देखिए जैसे लड़का लड़की एडमिशन लेते हैं ना वहाँ पे, तो वो एक सी नहीं है। अब देखिए देयर इज़ नो इक्विटी इन GER, मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। देयर इज़ नो इक्विटी इन GER अमंग डिफरेंट सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए समाज के या सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं, जैसे बॉय है, गर्ल्स है ना, मेल फीमेल है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इनकी GER में कुछ भी यहाँ पे इक्विटी नहीं है। अब देखिए अगर बात करें GER इनकी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की, यहाँ पे देखिए जो मेल्स हैं वो 26.3%, मेल जो है फीमेल्स जो है 25.4%, SC 21.8% और ST 15.9%। यहाँ पे देखिए इनका इक्विटी देखिए यहाँ पे कुछ इक्विटी है ही नहीं है, मेल अलग है फीमेल अलग है, यहाँ पे देखिए चले थोड़ा सा फ़र्क है। SC ST में कितना फ़र्क है ना, यहाँ पे देखिए कुछ इक्विटी नहीं है। जो सोसाइटी का सेक्शन है वहाँ पे कुछ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का कुछ इक्विटी है ही नहीं है यहाँ पे। देयर आर रीजनल वेरिएशन टू। अब देखिए यहाँ पे जो रीजनल, जैसे देखिए हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे देखिए बहुत सारी वेरिएशन है। जैसे देखिए वाइल सम स्टेट्स हैव हाई GER, सम आर फार बिहाइंड द नेशनल फिगर्स। अब देखिए जो एरिया है, कुछ जो स्टेट है वहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट द कॉलेज डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलेज पर लैक एलिजिबल पॉपुलेशन, है ना, द कॉलेज डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 7 इन बिहार टू 59 इन तेलंगाना एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया एवरेज 28। अब देखिए पूरे इंडिया में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कॉलेज की डेंसिटी है, अगर हम बात करें डेंसिटी की, यानी कि नंबर ऑफ कॉलेज पर लैक एलिजिबल पॉपुलेशन, अगर हम देखें कि 1 लाख जो पॉपुलेशन है वहाँ पे कितने कॉलेजेस होने चाहिए, है ना, 1 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे कितने कॉलेजेस होने चाहिए, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे बिहार में देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे 7 है ना, 7 कॉलेजेस हैं, और 59 है तेलंगाना में। अगर हम ऑल इंडिया एवरेज की बात करें, ऑल इंडिया एवरेज में देखिए पर लैख जो एलिजिबल पॉपुलेशन है पढ़ने के लिए कॉलेज में, वहाँ पे 28 कॉलेजेस हैं, एक एवरेज है ना, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए 1 लाख जो पॉपुलेशन है पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के एलिजिबल है, तो उसके लिए 28 कॉलेज हैं कहाँ पे, पूरे इंडिया में, जबकि 7 कॉलेज हैं बिहार में ऑन एन एवरेज और 59 है तेलंगाना में। ये किसके अकॉर्डिंग है, पर लैख, यानी कि 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन है जो पढ़ने के लिए, है ना, हायर एजुकेशन में। वहाँ पे देखिए इतना, आप देखिए कितना फ़र्क है, बिहार में 7 है, तेलंगाना 59 है, जबकि इंडिया में एवरेज क्या है 28 की। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ प्रीमियर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर सेंटर्ड इन मेट्रोपॉलिटन एंड अर्बन सिटी। अब देखिए जितने भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो कहाँ पे है, मेट्रोपॉलिटन या अर्बन सिटी में है। इनकी जो वो सिटी अर्बन सिटी है ना, जो शहरी टू हायर एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटी है। अब देखिए रीजनल क्या है, यानी कि हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे
जो हर एक स्टेट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। तो हायर एजुकेशन वहाँ पे क्या है, देखिए अलग अलग तरह से है, कहीं पे कॉलेज ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे पढ़ाई कैसे, कहीं पे कैसे। तो इसका देखिए सिंपल सा कारण ये है कि जो इंडिया है वो क्या है, वो स्टेट्स को मिला के बना है ना। पहले स्टेट्स क्या थी, पहले वो अलग अलग अपने अपने देश थे, इनको इकट्ठा कर दे तो वो इंडिया। इसलिए सो यहाँ पे देखिए पूरे इंडिया में कोई भी इक्विटी नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। ये देखिए ये इशू चैलेंज है हायर एजुकेशन के अभी तक के। अगर मान लीजिए आपको कि ये कोई पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आए तो ही आपको पढ़ना है। देखिए इसके लिए क्या है, आपको कोई भी पूछ ले तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पर लाख स्टूडेंट की बात करें तो पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज 28 कॉलेज है, जबकि तेलंगाना में 59 है, बिहार में 7 है ना। और मेल फीमेल बता सकते हैं, SC ST बता सकते हैं कि सभी जगह अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। नेक्स्ट है क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। देखिए क्वालिटी, हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्लेग्ड विद रोट लर्निंग। अब देखिए जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रोट लर्निंग, यानी कि रट्टाफिकेशन, यानी कि रट्टा मारना। आप देखिए जब भी आपको कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपको बुक्स लगाई जाती हैं, टीचर्स का जोर होता है उसके ऊपर कि जो बुक में लिखा है आपको वैसे ही पढ़ना है, ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही रटना है, ऐसे ही एग्ज़ाम में देना है। अगर देखिए आपने मान लीजिए कुछ अपनी तरफ से लिख दिया, वो आपके नंबर काट लेते हैं। इसलिए जो बुक में दिखाया जाता है, जो पढ़ा जाता है, वही होता है। आप देखिए बहुत सारे जैसे स्टूडेंट हमसे पढ़ते थे, ऑफलाइन भी जैसे पढ़ते थे, तो देखिए वहाँ पे क्या था, जो उनके पास बुक्स होती थी ना, बुक्स में क्या था कि कई बार इतनी गलत इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अभी हमारे पास क्या है कि 6 राइट है ना, 6 राइट है ना हमारे पास। तो 6 फंडामेंटल राइट है, 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन उनकी बुक में 10 लिखे हुए थे, तो वो उसको ही पढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें कॉलेज में ऐसे ही बताया गया है, हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। आप देखिए जबकि 6 है तो वो 10 पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, टीचर भी जोर दे रहे कि जो बुक में लिखा है वो पढ़ो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। आप देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए जब वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनका वो गलत हो जाएगा। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो 6 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट थे वहाँ बुक में वो लिखे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये है रोट लर्निंग, यानी कि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको वो बताते हैं कि आपको रट्टा मारना है, आपको ये याद करना है। लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए जब आप रट्टा मारेंगे, है ना, मान लीजिए आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने गए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाते हैं, कभी क्वेश्चन तो आते ही नहीं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्या है, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता, है ना। आप देखिए स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद करनी है, आनी है, तो आप में देखिए स्किल होना चाहिए उसका। तो देखिए लो क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, है ना। आप देखिए यहाँ पे यूपी में, आप देखिए बिहार में देख लीजिए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं, है ना, कि ताकि हर बच्चे पढ़ पाएँ। उनको साइकिल दिया जाता है, मंथली राशन दिया जाता है, पैसे दिए जाते, तब भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो वहाँ पे है क्या, तो यहाँ यहाँ पे यही बात है, वहाँ पे पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पे लो क्वालिटी एजुकेशन है। टीचर्स भी कॉलेज स्कूल में वैसे लगाए होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, तो कहाँ से वो पढ़ेंगे, आप ये देखिए ना। इसलिए तभी देखिए गवर्नमेंट कर रही है ना, अभी गवर्नमेंट कहती है कि PhD ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। कॉलेज में PhD ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नेट ज़रूरी है ना। यूनिवर्सिटी में PhD और कॉलेज में नेट। देखिए 2-4 साल बीतेंगे, 5 साल बीतेंगे, वो कॉलेज में भी PhD कर देंगे। तो उनका कहने का ये मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए वो बहुत हाई लेवल की हो। जो PhD वाला टीचर पढ़ाएगा उसके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होगा एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। सो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि बढ़िया होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अनदर चैलेंज टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होते नहीं। आप देखिए आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, ट्री के नीचे पढ़ाते हैं, है ना। गांव के स्कूल देख लो ऐसे ही हैं। ड्यू टू द बजट डेफिसिट, करप्शन एंड लॉबिंग बाय वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप मतलब एजुकेशन माफिया।
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट मतलब कि बजट में घाटा। आप देखिए हमेशा ही सरकार का, गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे क्या है, उनको हमेशा ही बजट में घाटा उनको लगता है। खर्चे उनके कम, खर्चे उनके ज़्यादा है, उनकी इनकम कम है ना। तो करप्शन बहुत है, देखिए लॉबिंग है, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ग्रुप है ना, जो एजुकेशन माफिया है। उसी तरह आप देखिए पब्लिक सेक्टर में देखेंगे यूनिवर्सिटी इंडिया, उसमें यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, वहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम देखिए दिल्ली मुंबई की बात करेंगे, वहाँ पे कॉलेज, स्कूल कॉलेज थोड़े एडवांस लेवल के हैं, लेकिन बाकी जगह में क्या है, बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा लो है। हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया में हम आ चुके हैं, लेकिन आप वो कॉलेज जाकर देखिए जो गांव में है, वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है कि डिजिटल इंडिया है क्या। वहाँ पे पता ही नहीं है कुछ भी, है ना। एजुकेशन माफिया है। आप देखिए आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हम उनके बगैर जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। आप देखिए कि हज़ारों करोड़ की कंपनियां बन चुकी हैं आजकल सिर्फ पढ़ाई के लिए। कोई बच्चों को ट्यूशन देते हैं, कोई कोचिंग करवाते हैं, कोई ये करवाते हैं। आप देखिए सब जगह रास्ता बंद हो जाए तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता तो हमें मजबूरन लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट जो कोचिंग है वो करनी पड़ती है। अब देखिए जैसे 5वीं क्लास का बच्चा है, 6ठी क्लास का बच्चा है, 6th क्लास में, अब देखिए अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो तो उनको ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको फिर भी ट्यूशन रखनी पड़ती है। आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई हैं, लाखों रुपए की कोचिंग है, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके उनको वो रखनी पड़ती है। क्यों? अगर ये देखिए स्कूल वाले ही अच्छे तरीके से पढ़ाएं, फैकल्टी अच्छी हो, तो वो उनको ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है। Even the private sector is not up to the mark as per the global standard। अब देखिए मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, वो भी कुछ ज़्यादा इतने खास नहीं है, जबकि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लास में बेंच बहुत कम है, टूटे फूटे हैं, ब्लैक बोर्ड भी अच्छा नहीं है ना। पंखे नहीं हैं, सही से काम करते हैं। अगर एक बार बिजली चली जाती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है जनरेटर वगैरह का, कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फैकल्टी, देखिए फैकल्टी शॉर्टेज एंड इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट एजुकेशन सिस्टम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैव बीन पोजिंग चैलेंजेस टू क्वालिटी एजुकेशन ऑफ मैनी ईयर। अब देखिए स्टेट जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि देखिए जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे देखिए कि फैकल्टी की बहुत शॉर्टेज होती है वहाँ पे, इसलिए देखिए क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाती। फैकल्टी की शॉर्टेज, देखिए मान लीजिए आप पीएचडी करते हैं, मैं आपको मोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप मान लीजिए पीएचडी करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो देखिए जो आपको एजुकेटर दिया जाता है या आपको जो गाइड करने वाला दिया जाता है, वो आपके सब्जेक्ट का होता ही नहीं है। वो अकेला जो एजुकेटर होता है वो तकरीबन 5 या 6 सब्जेक्ट को संभालता है ना। आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आपको दे दिया मैथ का, या आपका सब्जेक्ट है मैथ, आपको दे दिया हिस्ट्री वाला, तो उसका कंपेयर क्या है? कुछ भी नहीं। यानी कि एक एजुकेटर जो है वो 5 5 सब्जेक्ट के वो बच्चों को संभालता है। तो आप ये देखिए वो अपना सब्जेक्ट तो अच्छे से करेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देगा? तो ये बहुत बड़ी कमी है ना। जो आपको एजुकेटर वहाँ पे दिया जाता है वो आपके काम का होता ही नहीं है। आप उसको थीसिस जमा करवा दोगे, थीसिस लिख देंगे, तो वो उसके किसी के काम की है ही नहीं है। तो देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से आएगी अगर अच्छी फैकल्टी मिलेगी नहीं। तभी तो गवर्नमेंट कहती है अब कि पीएचडी ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। कॉलेज में यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी में पीएचडी, आगे कुछ सालों में पीएचडी ये भी यहाँ पे कर देंगे। तो यही मतलब है इसका। सो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसलिए शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी लीड्स टू एड हॉक एक्सपेंशन इवन इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। अब देखिए एड हॉक एक्सपेंशन, अब देखिए एड हॉक टीचर रखे जाते हैं, इनकी वो टीचर जो जो कि देखिए टेम्पररी होते हैं, है ना, एड हॉक में रख लेते हैं टीचर को।
तो उनको ही एक्सपेंड कर दिया जाता है आगे की आगे, है ना। जब तक देखिए कोई परमानेंट टीचर नहीं मिलता तो एडहॉक में रख लेते हैं। इसलिए द पीपल टू टीचर रेशियो थ्रो तो हैज़ बीन स्टेबल इन कंट्री 30:1. However, it needs to be improved to make it comparable to 12.5:1. China 19.5:1 and Brazil 19:1. आप देखिए जो पीपल टू टीचर यानी कि देखिए कितने टीचर यानी कि कितने स्टूडेंट के लिए कितने टीचर, देखिए 30 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक टीचर है, जबकि देखिए अमेरिका में 12.5 के लिए 1, चाइना में 19.5 के लिए 1 और 19 ब्राज़ील के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना रेशो है, आप देखिए एक टीचर इतने बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ पे, तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड नीचे है। सो नेक्स्ट है आउटडेटेड करिकुलम। अब देखिए इंडिया के में आउटडेटेड करिकुलम है, यहाँ पे पढ़ाते हैं अकबर का जन्म कब हुआ, शाहजहां कब हुआ, ये कब हुआ, मेडिवल हिस्ट्री। आप देखिए एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है, मैं हिस्ट्री एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मॉडर्न आपके बहुत काम का, आपको बेसिक पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे हैं एंशिएंट से। और मॉडर्न हिस्ट्री जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उसके पहले देखिए जितने भी मेडिवल हिस्ट्री है वो हमारी किसी काम की नहीं है। वहाँ पे देखिए ज़रूरी चीज़ें रखनी चाहिए, है ना, मोटी मोटी की जो हमारे देश में देखिए जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये किसने बनवाया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। लेकिन वहाँ पे पूरी उनकी जीवनी लिख देते हैं पूरी, वो किस काम की है, वो किसी काम की नहीं है। यानी कि देखिए वो आपके कभी ज़िंदगी में काम नहीं आने वाले सब्जेक्ट, वो आउटडेटेड करिकुलम है, वो आपको पढ़ाए जाते हैं। Outdated, irrelevant curriculum that is dominantly theoretical in nature and has low scope of creativity। आप देखिए वो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो क्रिएटिविटी जिसकी होती नहीं है। हमारा ज़माना देखिए 4G में चल रहा है, 5G आने वाला है, 5G है ना, तो 5G आने वाला है। सो 5G आने वक्त, है ना, 5G आते आते आप देखिए यहाँ पे हमें आज की जनरेशन की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हमें पढ़ाते हैं 200 साल 500 साल पहले वाला, तो उसका मतलब क्या, देयर इज़ ए वाइड गैप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्रूटमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया। अब देखिए बच्चे देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट जो होती है आप उसे फिल नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में जो आपने पढ़ा है वो आपके वहाँ पे इंडस्ट्री में काम नहीं आने वाला, जो काम आने वाला है वो आपको पढ़ाया नहीं गया। तो इसलिए देखिए मेन रीज़न यही है कि जो हमारे इंडिया में जो ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट हैं वो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो बेरोज़गार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक्रेडिटेशन की मतलब बताता हूँ। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना, है ना, यानी कि रिकॉग्नाइज करना या मान्यता देना, हिंदी में मान्यता। सो देखिए एज पर द डाटा प्रोवाइड बाय नैक, नैक मतलब NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ये है नैक। ये कब बना था, 1994 में ये बना था। सो देखिए नैक ने डाटा प्रोवाइड किया जिसमें बताया है कि एज ऑफ जून 2010 नॉट इवन 25% ऑफ द टोटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री वर एक्रीडेटेड। अब देखिए नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि जून 2010 में, यानी कि जून 2010 में जितने भी देखिए जो 25% कॉलेज हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, उन्हें क्या है देखिए एक्रेडिट नहीं किया गया, यानी कि उन्हें क्या है मान्यता नहीं दी गई। अब देखिए हमारे देश में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन उनमें से जो 25% है उन्हें रिकनाइज नहीं किया गया, एक्रेडिट नहीं किया गया, उन्हें मान्यता नहीं दी गई। ये जून 2010 की बात है। आप देखिए 100 कॉलेज हैं तो उनको उनमें से 25 कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई। तो आप देखिए
जो बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कैसा होगा। एंड अमंग दोज accredited only 30% of university, 45% of the college were found to be quality to be ranked at A grade level। अब देखिए उनमें से जो 30% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 45% जो कॉलेजेस हैं, है ना, 100 में से देखिए हमने 25 माइनस कर दिए तो 75% बचाना। उनमें से 45% है कॉलेजेस और 30% है यूनिवर्सिटी, है ना। तो देखिए इनमें क्या है, इनको ए ग्रेड की रैंकिंग दी गई है, इन्हें ए ग्रेड रैंक में रखा गया है ना। देखिए 25% को रिकग्नाइज नहीं किया गया, जो बाकी के 75% है, 45 प्लस 30 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, उन्हें क्या है देखिए क्वालिटी के अकॉर्डिंग ए ग्रेड लेवल दिया हुआ है। सो नेक्स्ट है रेगुलेटरी इशू। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन फेसेस challenges of over centralization, bureaucratic structure and lack of accountability, transparency and professionalism। अब देखिए रेगुलेटरी इशू कैसे है। रेगुलेटरी इशू देखिए इंडियन एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंज है, जैसे सेंट्रलाइजेशन, है ना, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। As a result of increase in the number of affiliated college and students, the burden of administrative function of university has significantly increased and core focus on academic and research is diluted। अब देखिए रेगुलेटरी इशू बहुत ज़्यादा है। देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके होता क्या है कि जो सारा कुछ भी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो सब कुछ होता है कॉलेज के, देखिए जैसे कॉलेज बढ़ाएंगे, स्टूडेंट बढ़ेंगे, है ना, तो उसमें देखिए सारा बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके ऊपर पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ेगा, जो कॉलेज में है उनके ऊपर पड़ेगा, जो स्टाफ है उसके ऊपर। तो उससे होगा क्या, देखिए जो रिसर्च है वह डाइल्यूट हो जाएगी, रिसर्च का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए जितना भी बजट आ रहा है तो उसमें देखिए अगर हम अब के बजट की बात करें, जो रीसेंट बजट है वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात की गई है रिसर्च के ऊपर। ये कहते हैं कि रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च बढ़िया होनी चाहिए, जिससे क्या है हम एक नया हायर एजुकेशन लेके आए। तो देखिए अगर कुछ इशू हो जाए तो रिसर्च तो होगी नहीं वहाँ पे, जो पहले का होगा पुराना ओल्ड वगैरह वही पढ़ाया जाएगा, सारा बर्डन पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का होता है, तो बच्चों को वही पढ़ाएंगे, क्योंकि पुराना सब वो पढ़ा देंगे। तो उसमें क्या है, रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, रिसर्च डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे जो उनको आउटडेटेड सिलेबस जो दिया गया है। सो नेक्स्ट है रिसर्च। देखिए पुअर फंड एलोकेशन इन रिसर्च, लो लेवल ऑफ पीएचडी एनरोलमेंट। अब देखिए हमारे देश में जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा कम फंड दिया जाता है रिसर्च को, लेकिन जो अभी का जो देखिए हुआ ना, अभी जो रिसेंटली अभी जो बजट पेश होता है यूनियन बजट का हुआ है, तो उसमें देखिए जो रिसर्च है उसके लिए देखिए काफ़ी हाई बजट रखा गया है, लेकिन होता हर बार क्या है, पुअर बजट रखा जाता है रिसर्च के लिए, और पीएचडी में देखिए बहुत कम इनरोलमेंट होती है। आप देखिए हमारे देश में बहुत कम बच्चे पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करते हैं। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री एंगेजमेंट नहीं है। देखिए जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ है वो लो लेवल्स एंगेजमेंट करते हैं, है ना, बहुत कम बच्चों को वो आगे लेके आते हैं, है ना, क्योंकि देखिए उनको अपने अकॉर्डिंग मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे लेके आएंगे उनको भी। लो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क देखिए बहुत लो क्वालिटी का है। आर सम ऑफ द फैक्टर फैक्टरिंग द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च लेवल बहुत लो लेवल का है, इंडस्ट्री एंगेजमेंट बहुत लो लेवल की है ना, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। पीएचडी में बहुत कम स्टूडेंट हैं, एनरोलमेंट करते हैं, फंड नहीं देते रिसर्च को वो, इसलिए इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट एट अराउंड 0.6 to 0.7% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंडिया जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देखिए इंडिया ने जितनी भी इनकम की है उसमें से 0.6 या 0.7% जो है वो किसको दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। जबकि देखिए
दिस इज़ बिलो द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री लाइक द यूएस में देखिए 2.8% है, चाइना में 2.1% है, इसराइल में 4.3% है, कोरिया में 4.2% है। सबसे ज़्यादा देखिए इसराइल में है ना, जितने भी जीडीपी है उसका 4.3% किसके ऊपर खर्च किया जाता है, रिसर्च के ऊपर। 2 या 4% खर्चेगा रिसर्च के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन अच्छा निकल के आएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। अभी पीछे हमने बात की थी कि जो क्या क्या इशू है, क्या क्या कमियां हैं हायर एजुकेशन में, है ना, इशू एंड चैलेंजेस कौन से हैं हायर एजुकेशन में। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने देखिए कौन से जो इनिशिएटिव्स किए हैं अभी रिसेंट में, वो देखते हैं एक बार। अब देखिए पहला है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, यानी इंक्लूजन प्रोग्राम, यानी कि इक्विप, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। अब देखिए ये आपको फुल फॉर्म याद करनी ज़रूरी है। हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च। सो देखिए दिस इज़ अ 5, अब देखिए जानते हैं ये इक्विप है क्या। अब देखिए दिस इज़ अ 5-year विजन प्लान टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन ओवर द नेक्स्ट 5 year। अब देखिए ये क्या है, ये 5 year का विज़न प्लान है, यानी कि हमारे देश में 5 साल के लिए, 5 year के लिए देखिए जो एजुकेशन है वो कितनी इम्प्रूव होगी, कितनी क्वालिटी की होगी, उसको देखा जाएगा अगले 5 सालों के लिए। ये कब से कब तक है, ये 2019 से 2024 तक, 2019 से 2024 तक है। ये 5 साल इसमें देखा जाएगा, हायर एजुकेशन को इसमें क्या है, इम्प्रूव किया जाएगा। अब देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है वो इसमें इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लेके आ रही है, तो उनका ये प्लान है, देखिए सक्सेस होता है कि नहीं। सो डबल द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि जीईआर। अब देखिए जो पहले जीईआर ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो कम थी, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसे डबल कर दिया गया है। किसमें, इन हायर एजुकेशन एंड रिजॉल्व द जोग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अब देखिए जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है हमारे हायर एजुकेशन में हमारे देश में, तो उसे देखिए रिजॉल्व किया गया है। जोग्राफिकली और सोशली देखिए जो प्रॉब्लम्स थी हायर एजुकेशन में उनको ठीक करने के लिए देखिए ये अपनाया गया है ना। जो जोग्राफिकल इशू है, स्टेट बाय स्टेट इशू है ना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्टेट में यहाँ पे कम एनरोलमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पोजीशन एट लीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये कहते हैं कि जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की, वहाँ पे देखिए इंडिया की जो पोजीशन है जो 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। इनकी जो इंडिया के जो 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन है ना, 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन है, कम से कम वो 1000 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की है वहाँ पे वो आ जाए। देखिए रैंकिंग निकालते हैं ना 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन कम से कम होने चाहिए ये। सो देखिए नेक्स्ट है रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, यानी कि राइज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट इनिशिएटिव्स है राइज, इसकी फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है, यानी कि रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए क्वालिटिवली अपग्रेड द रिसर्च एंड एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टू ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड 2022। अब देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अपग्रेड करना, यानी कि जो रिसर्च है, जो रिसर्च में देखिए इंडिया में पुअर लेवल की थी, फंड कम थे, तो उसकी क्वालिटी को अपग्रेड किया जा सकता है, अपग्रेड किया जाएगा, कि ताकि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबली बेस्ट हो जाए 2022 तक। इनकी 2022 तक इनका कहना है जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। मेक इंडिया इनटू एन एजुकेशन हब बाय मेकिंग अवेलेबल ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इंडिया को जो क्या है वो एजुकेशन हब बनाना, इंडिया को एजुकेशन हब बनाना, कि ताकि देशों विदेशों से यहाँ पे लोग आए पढ़ने के लिए, किसके जरिए बनाएंगे ये, हाई क्वालिटी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। अगर देखिए देश में हाई क्वालिटी रिसर्च होगा तो एजुकेशन हब ये बन पाएगा।
to allow access of HEFA funding to institutions like Central University, AIMS, IISERS, and newly created institutes of national importance without creating any additional burden to the student। अब देखिए फंडिंग करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, एम्स को, है ना, इन सबको जो नए नए अभी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बने हैं उनको, है ना, इनको फंडिंग करेंगे कि ताकि रिसर्च जो अच्छी हो जाए। और देखिए इसका एडिशनली कुछ भी बर्डन नहीं पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर। देखिए जो स्टूडेंट का पहले से ही करिकुलम है, पहले से ही जो सिलेबस वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद बर्डन पड़ जाएगा, उनको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए हैफा, HEFA का फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अब देखिए जो फाइनेंस करेगी, जो फंड देगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह को। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा हैज़ बीन टास्क टू मोबिलाइज 1 लाख करोड़ फॉर दिस इनिशिएटिव। अब देखिए 1 लाख करोड़ जो है वो इसके लिए फंड अपने पास रखेगी। 1 लाख करोड़ देखिए फंड दिया जाएगा पूरा। यूजीसी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखिए जो यूजीसी का जो है ना, जो आउटकम जो है वो बेस किसके ऊपर बेस्ड है, वो करिकुलम देखेंगे। अभी जो सिलेबस क्या चल रहा है, क्या उसमें चेंज करना चाहिए। अब देखिए यूजीसी नेट का जो 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, बहुत सारी देखिए चीज़ें काट के नहीं लगाई गई कि ताकि आपको पता चले वो सारी चीज़ें। तो ये डिसाइड करेगी कि क्या क्या नया होना चाहिए। तो LOCF यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, लोक LOCF गाइडलाइंस इशू बाय यूजीसी इन 2018 एंड 2018 aims to specify what graduates are expected to know, understand and be able to do at the end of program of study। अब देखिए यूजीसी का ये कहना है, उसने ये देखा कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो बच्चे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्होंने एंड में क्या पढ़ा है, क्या समझा है, वो अंडरस्टैंड किया है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्या सीख के यहाँ से गए हैं, उन्होंने क्या अपना ग्रेजुएशन में टाइम वेस्ट तो नहीं किया, अगर जो सीखने थे क्या उन्होंने सीखा है, तो वो उन्हें स्टडी में क्या सीखा है, वो क्या कर पाएंगे, ये जानना ज़रूरी है। दिस इज़ टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लर्नर एंड टीचर ए गुड फैसिलिटेटर। अब देखिए अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन ली, वो अच्छे से पढ़ ले, तो ये क्या कहेगा, ये एक्टिव लर्नर, यानी कि ये समझा जाएगा कि हाँ जो स्टूडेंट था वो एक्टिव लर्नर था और जो टीचर थे वो अच्छी फैकल्टी थी। अगर देखिए वो बच्चे जो पढ़ने आए थे वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो एजुकेशन सिस्टम तो ख़राब माना जाएगा ना, इसलिए। सो नेक्स्ट देखिए ग्रेडेड एटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब देखिए 3-tiered graded autonomy regulatory system has been initiated with the categorization based on accreditation score। अब देखिए 3-tier graded autonomy है, रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पे इनिशिएट किया गया है ना, उसके लिए। अब देखिए जैसे एक्रेडिटेशन स्कोर है, जैसे देखिए कॉलेज को मान्यता देनी है, रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए 3-tier जो ग्रेजुएट ऑटोनॉमी बनाई गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलेज को ग्रेड दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को ग्रेड दिया जाता है कौन कौन से नंबर पे है। अब है ना, जैसे ग्रेड दिया जाता है, आप देखिए जैसे ग्रेड, ये A ग्रेड कॉलेज है, वो B ग्रेड कॉलेज है, ऐसे करके हर साल देखिए रैंकिंग होती है ना, तो जिसके ज़रिए क्या है कि स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 यूनिवर्सिटी विल बी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, प्रिस्क्राइब एवेल्यूशन सिस्टम एंड इवन अनाउंस रिजल्ट। अब देखिए जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो यूनिवर्सिटी आती है, वो वहाँ पे देखिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, वहाँ पे एवेल्यूएट सिस्टम उनका दिया जाता है, देखा जाता है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा वहाँ पे बच्चों को समझाते हैं, है ना, उनका रिज़ल्ट कैसा है, किस नंबर पे रिज़ल्ट है उनका, कौन से बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं, तो उनको उस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क, यानी कि ज्ञान। देखिए सबकी फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। द प्रोग्राम सीक्स टू इन्वाइट डिस्टिंग्विश्ड academician, entrepreneurs, scientists, expert from the
प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखें यहाँ पे क्या है, जो एकेडमी है, एंटरप्रेन्योर है, साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है ना, वो पूरी दुनिया में देखिए अक्रॉस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया से जितने भी एकेडमिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, एक्सपर्ट हैं, वो वहाँ पे देखिए इंडिया में इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। जैसे देखिए ज्ञान जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो टीच इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखिए वर्ल्ड लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पे क्या है, पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो यहाँ पे क्या है, पढ़ाते हैं। इससे क्या है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, है ना, वो वहाँ पे क्या है, ऑनलाइन वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। तो ये है ज्ञान। तो ये क्या है कि वर्ल्ड लेवल की यहाँ पे पढ़ाई होना कहाँ पे, इंडिया में। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि AISHE, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे आर टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री। अब देखिए इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्वे करके देखना कि जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, है ना, उनकी स्टडी कैसी है, एंड कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखिए ये देखना कि डाटा कलेक्ट करना कि हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो कैसे उनको समझाते हैं, उनकी पढ़ाई कैसी है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया था मैंने, ये देखिए 2015 में स्टार्ट किया गया था। द रैंकिंग, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है कि टॉप 1 में कॉलेज कौन सा है, टॉप 2 में कौन सा है, टॉप 10 ये कॉलेज हैं। तो ऐसे सब में देखिए रैंकिंग दी जाती है। तो ये स्टेट में वो कॉलेज बढ़िया है, इसमें वो कॉलेज बढ़िया है ना, इंजीनियरिंग में ये कॉलेज बढ़िया है, वहाँ पे ये कॉलेज बढ़िया है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है, किसमें, इसमें देखा जाता है NIRF रैंकिंग में। तो देखिए 2015 में स्टार्ट हुई थी, ये हर साल रैंकिंग आती हैं, यहाँ पे हर साल देखा जाता है कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे है। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग आर पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2016। इट आउटलाइन ए मैथोलॉजी टू रैंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन 5 बोर्ड पैरामीटर। आप देखिए जो रैंकिंग है वो किस हिसाब से होती है, जैसे कि 5 पैरामीटर है उसके, किसी कॉलेज को देखिए नंबर 1 पे लेके आना, नंबर 2 पे लेके आना, है ना। तो किसके अकॉर्डिंग होता है वो, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग कैसी है, लर्निंग कैसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं उसको, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, परसेप्शन कैसे हैं। ये 5 चीज़ों के अकॉर्डिंग, ये 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग तय की जाती है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया है रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। पहले हमने पढ़ा था इशू एंड चैलेंज कौन से हैं, अब इनिशिएटिव कौन से किए हैं गवर्नमेंट ने। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या है। अब देखिए रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। अब देखिए अभी क्या करना चाहिए आगे, गवर्नमेंट तो देखिए कदम उठा रही है ना। अभी हमें वे फॉरवर्ड कैसा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो किया, लेकिन आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए। देखिए रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। अब देखिए रिस्ट्रक्चर और मर्ज डिफरेंट हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स टू इंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गवर्नेंस में रिफॉर्म करना चाहिए। इसमें क्या है कि देखिए जो डिफरेंट हायर एजुकेशन रेगुलेटरीज हैं, जैसे UGC है, AICTE है और NCTE है ना, इनमें क्या है, इनको आपस में देखिए जो अलग अलग जो एजुकेशन रेगुलेटरीज हैं, इनमें क्या है, आपस को इनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, इनको आपस में मर्ज कर देना चाहिए। इससे क्या है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इनका निकल के आएगा। अगर इनको देखिए इकट्ठा कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन निकल के आएगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन निकल के आएगा। अमेंड UGC एक्ट टू गिव लेजिस्लेटिव बैकिंग टू रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। अब देखिए UGC जो एक्ट है, UGC एक्ट है ना 1956 वाला, उसमें देखिए अमेंड करना चाहिए, है ना, उसमें अमेंड करना चाहिए जो लेजिस्लेटिव बैकिंग है, यानी कि जो चीज़ें देखिए पहले कानून में बनाई गई थी उसमें कुछ सुधार करने चाहिए, उसमें कुछ चेंज करने चाहिए,
स्ट्रक्चर में। अलाउ फॉरेन इंस्टीट्यूशन टू ऑपरेट ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम विद इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है ना, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है देखिए जो ऑपरेट करते हैं ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम इंडिया इंस्टीट्यूशन के साथ, उन्हें क्या है आपस में क्या है ज्वाइंट करना चाहिए, है ना। देखिए जैसे डिग्री प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे कोई डिग्री लेता है कहीं से फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो उनमें क्या है इंडिया के साथ क्या है इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ क्या है ज्वाइंट कर देना चाहिए। तो इससे क्या है कि हायर एजुकेशन अच्छा निकल के आएगा। लिंक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स टू परफॉर्मेंस। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी है ना, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स है उनको परफॉर्मेंस के साथ क्या है लिंक करना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कैसी परफॉर्मेंस है, किस में कैसी परफॉर्मेंस है। जहाँ पे परफॉर्मेंस की कमी है वहाँ पे सुधार करना चाहिए। सिलेक्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। अब देखिए जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज़ के, है ना, तो उन्हें क्या है ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए एक जो स्टेट होती है उस स्टेट का जो गवर्नर है उस स्टेट की यूनिवर्सिटी का क्या होता है वाइस चांसलर होता है। जो इंडियन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देखिए वाइस चांसलर अलग होता है, लेकिन जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका वाइस चांसलर वही होता है, कौन, जो उसका गवर्नर है। तो इनमें देखिए क्या है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। अब देखिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए यहाँ पे। देखिए 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 10 ईच फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर बीइंग सिलेक्टेड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। अब देखिए 20 यूनिवर्सिटी है, उनमें से देखिए 10 पब्लिक सेक्टर से और 10 प्राइवेट सेक्टर से होनी चाहिए, जिससे क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के अकॉर्डिंग इसे करना चाहिए। टू हेल्प दैम अटेन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। अब देखिए अगर हम 10 पब्लिक करेंगे 10 प्राइवेट करेंगे 20 यूनिवर्सिटी टोटल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है टीचिंग एंड रिसर्च का वो निकल के आएगा। अब देखिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी है तो 20 यूनिवर्सिटी को 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट में आपस में क्या है बांट देना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, है ना। वहाँ पे क्या है इनको 10-10 करके ऐसे करना चाहिए, 20 यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए। तो उसमें क्या है टीचिंग और रिसर्च जो है वो अच्छी करनी चाहिए, है ना। तो ए ग्रेडेड मैकेनिज्म टू इंश्योर एडिशनल फंड फ्लो टू टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी शुड बी डेवलप एज इन चाइना एंड सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पे क्या है इनको ग्रेड देना चाहिए, है ना, ग्रेड के अकॉर्डिंग फंड देना चाहिए कि ताकि ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी निकल के आए। जैसा भी देखिए चाइना और सिंगापुर में होता है ना, फंड दिया जाना चाहिए इनको। जो देखिए जिनको अच्छा ग्रेड मिला उनको बढ़िया फंड दिया जाना चाहिए कि ताकि ये और ज़्यादा आगे डेवलप की जाए। इंक्रीज फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल लेड एजुकेशन। अब देखिए इंक्लूड वोकेशनल सब्जेक्ट इन मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी टू अलाउ टू ग्रेटर फॉर ग्रेटर एक्सेप्टेंस एंड यूटिलिटी फॉर वोकेशनल लर्निंग। अब देखिए जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनको इंक्लूड करना चाहिए मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। जो देखिए मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी उनमें क्या है वोकेशनल सब्जेक्ट को, यानी कि वो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो चूज़ करता है। आप देखिए जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे आपको वो पढ़ाई कराई जाती है जो यूनिवर्सिटी की होती है, लेकिन जो स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है वो वहाँ पे कर नहीं पाता, तो इसलिए उसको भी ऐड करना चाहिए। तो इससे क्या है वोकेशनल लर्निंग यहाँ पे होनी चाहिए। इससे क्या है कि अच्छी जो एक हायर एजुकेशन जो है वो अलग लेवल का सामने आएगा। सो देखिए एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। अब देखिए एक्रेडिटेशन वही है रिकग्नाइज करना, मान्यता देना, है ना। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एक्रीडेटेड कंपल्सरी एंड रेगुलरली बाय एजेंसी एम्पैनल्ड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट हाई क्वालिटी प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको एक्रेडिट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कंपल्सरी और रेगुलरली तौर पे देखिए एजेंसी को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ताकि ट्रांसपेरेंटली आ सके और एक हाई क्वालिटी प्रोसेस होना चाहिए, है ना। आप देखिए 25% जो कॉलेज हैं उनको देखिए यूनिवर्सिटी उनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, लेकिन ये मिलना चाहिए, है ना, पैरामीटर के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए।
परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग एंड इंसेंटिव्स। अब देखिए, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शुड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर गेटिंग इनटू द टॉप 500 ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर। अब देखिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको एक प्लान के अकॉर्डिंग, देखिए स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करना चाहिए कि ताकि जो 500 ग्लोबल यूनिवर्सिटी है अगले 10 सालों के लिए उनमें जो इंडिया का रैंक आ सके। फंडिंग टू दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी लिंक टू परफॉर्मेंस एंड आउटकम थ्रू MHRD एंड न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। अब देखिए, जो इनका फंड है, अब देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको देखिए इंसेंटिव, इनको फंड देने चाहिए कि ताकि अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको और अच्छे से करे। जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, अब देखिए जो इंस्टीट्यूशन है उनको लिंक करना चाहिए इनके परफॉर्मेंस के साथ, इनके आउटकम के साथ, किसके ज़रिए, MHRD के ज़रिए, है ना। तो इससे क्या है, जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हैफ़ा जो हमने पढ़ा था, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, इनको देखिए फंड दिया जाना चाहिए और देखिए इनको MHRD के साथ क्या है, लिंक करना चाहिए कि ताकि इनकी परफॉर्मेंस का जजमेंट हो सके। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अब देखिए, ब्रॉडन द स्कोप ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक क्या है, एक देखिए मूक क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ पे घर बैठे आप कोर्स कर सकते हैं। एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इनकी ODL टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब देखिए, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली बैठे हैं तो आपने मान लीजिए राजस्थान की कॉलेज में एडमिशन ली है ना, तो वहाँ पे क्या आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, इनकी आप अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन आप किसी स्टेट की जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो वो है डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़, अब देखिए जो इनके बीच में क्या है, इनको जो क्वालिटी एजुकेशन वो बढ़िया करनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या है कि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो कम हो जाए। लगे ही ना कि आप घर बैठे हैं उनसे पढ़ रहे हैं तो आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। और जो ऑनलाइन कोर्सेज है, देखिए जो मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, तो ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठे इसको पढ़ सकते हैं, इनको और आगे बढ़ाना चाहिए हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सो टेक केयर, जय हिंद।